हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 18th लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो एप्लीकेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड सेकंड लिमिटेशंस और द फेलियर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ना स्टूडेंट्स, अगर बात करें प्रीवियस दो लेक्चर की तो वहां पे हमने शुरू किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इट वाज गिवन बाय हिटलर इन लंदन एंड इट वाज एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। आप भी मेरे साथ रिवाइज करिए, एक बार शॉर्ट में रिवीजन करते हैं फिर हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में हमने मेन पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ा था। पोस्टुलेट्स में बहुत सारे पोस्टुलेट्स है, एक एक बार अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो फर्स्ट पोस्टुलेट था कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनना है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एक दूसरे के साथ क्लोज आना पड़ेगा, आप भी रिवाइज करिए, और उनको ओवरलैप होना पड़ेगा। ठीक है ना। ओवरलैपिंग के टाइम में कुछ कंडीशंस है, या तो हाफ फील्ड होना चाहिए या फिर कंप्लीटली फील्ड होगा तो सामने वाला वेकेंट होना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए दोनों का हाफ फील्ड होना जरूरी है और ऑपोजिट स्पिन होना बहुत ही जरूरी है। ओवरलैपिंग के टाइम में कितना परसेंट ओवरलैपिंग हो सकता है? यस, वेरी गुड, 50% से कम होना चाहिए। 50% से ज्यादा होगा तो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, वो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है जितना ज्यादा होगा, ऑब्वियसली 50% से कम, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन, यस बोलो सर, आप सुनते ही नहीं हो, मैं सुन रहा, बोलो, वेरी गुड, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑल्सो ना। अगर हम बात करें न्यूक्लियस से, अगर ऑर्बिटल्स बहुत क्लोज है तो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। तो हमने देखा था कि 1s का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू 1s 2s का, एज कंपेयर टू 2s 2p का एंड सो ऑन। इसके बाद हमने देखा था कि टाइप ऑफ ओवरलैपिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हेड ऑन दैट इज सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अगर होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सिग्मा बॉन्ड, सर आप सुनोगे? यस मैं सुनूंगा, आप बोलो। सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा होता है, बिकॉज इट इज अ, यस इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी कितना था बताइए? यस यस, इट इज 80 किलो कैलोरी पर मोल। पाई बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी कितना था? 65 किलो कैलोरी पर मोल। और हम लोग ने एक बहुत बड़ा डिस्टिंग्विशिंग टेबल भी पढ़ा था। उसके बाद हम लोग ने देखा था बच्चों कौन कौन से टाइप के ओवरलैपिंग हो सकते हैं, राइट ना। सिग्मा बॉन्ड जो है वो एस एस, एस पी और पीपी हो सकता है। एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, डी ऑर्बिटल कभी भी सिग्मा नहीं बनाता है। पी ऑर्बिटल दोनों पाई भी बना सकता है और सिग्मा भी बना सकता है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड में क्या होता है? डी ऑर्बिटल के चारों लोब्स दूसरे डी ऑर्बिटल के चारों लोब्स के साथ मैच होंगे, ओवरलैप होंगे। ये बॉन्ड बहुत ही वीक होता है, बहुत ही रेयरली एग्जिस्ट करता है, और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जीरो ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग तो होगी बट नेट ओवरलैपिंग क्या होगी? जीरो होगी। इसके बाद हम लोगों ने देखा था बहुत सारे एग्जांपल्स कि कौन सा वाला ओवरलैपिंग पॉसिबल है, कौन सा टाइप का बॉन्ड बनेगा। और लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशंस एंड देखेंगे लास्ट में कि क्यों वीबीटी भी फेल हो गया, वीबीटी के फेलियर का कारण क्या है, और इस वजह से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नया थ्योरी स्टार्ट करेंगे, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। अभी वो क्या होता है दैट विल बी सीन द नेक्स्ट लेक्चर। नाउ स्टूडेंट्स, इफ वी स्टार्ट द लेक्चर, सबसे पहले आता है एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी में कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब बेसिकली बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हो कि वो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा। ठीक है। तो स्टूडेंट, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर ए, सिग्मा बॉन्ड के लिए। सिग्मा बॉन्ड के लिए एकदम शॉर्ट में लिखूंगा बेटा मैं स्टेटमेंट। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ एन, smaller the value of n, higher is the value of bond strength. Higher is the bond strength. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बच्चों? ज्यादा हो जाएगा। तो स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ एन, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होगा उतना ही बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? स्ट्रॉन्ग। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। अभी इसको एप्लीकेशन के फॉर्म में मैं बताऊंगा। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं जो कि हमको आगे बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है एग्जांपल के तौर पे, तो वो एग्जांपल है बच्चों, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF, HCl, HBr एंड HI। इसका आपको बॉन्ड लेंथ ऑर्डर
एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर कंपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो कैसे कंपेयर करेंगे सर? सब में एक एक बॉन्ड ही है, सिग्मा बॉन्ड ही है, सबको पता है बच्चों। इसका कौन सा ऑर्बिटल है सर? ये तो 1s है, और ये कौन सा है बच्चों? 2p है। सो दिस इज द ओवरलैपिंग बिटवीन 1s एंड 2p। आराम से तसल्ली से पढ़ते हैं बच्चों, कंसेप्ट बहुत प्यारा है, कितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छे से दिमाग में जाएगा ये सब चीजें। 1s 3p है, कहना से हाइड्रोजन का तो सब जगह पे फिक्स ही है, वो 1s ही रहेगा, यहाँ पे भी 1s ही रहेगा। यहाँ पे बेटा 3p है, तो यहाँ पे ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, 4p है, और यहाँ पे ये 5p है। तो कैन वी से दैट सब जगह पे 1s फिक्स है? यस सर। अभी अगर सब जगह पे 1s फिक्स है तो कैन वी से दैट यहाँ से जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो p ऑर्बिटल का साइज बढ़ रहा है, तो p ऑर्बिटल का साइज बढ़ रहा है, तो कहना से बेटा ओवरलैपिंग का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। मैंने आपको बोला था ना, ये न्यूक्लियस से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं कि पास आ रहे हैं? 4-5p तो बहुत दूर हो जाएगा, तो दूर जितना जाएगा उतना बॉन्ड क्या होता जाएगा? वीक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? HI का। तो HF का बॉन्ड लेंथ सबसे कम, फिर HCl का बॉन्ड लेंथ उससे भी ज्यादा, HBr का बॉन्ड लेंथ उससे भी ज्यादा, और HI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड जितना बड़ा होगा उसको तोड़ना उतना ही आसान हो जाएगा। अभी जस्ट मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। ये चौक है, मैं इसको तोड़ना चाहूँ, तोड़ूंगा नहीं, मेरे पास एक ही एक कलर का चौक है, तोड़ना चाहो तो आराम से टूट जाएगा। अब इसके 2 टुकड़े हो गए, फिर इतना सा हो गया, फिर इसको और तोड़ते जाऊंगा तो इतना, फिर अगर मैं और इसको तोड़ते जाऊंगा तो बेटा डेफिनेटली जैसे जैसे छोटा होते जाएगा वैसे वैसे मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस बॉन्ड को तोड़ना। तो शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ, शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। जैसे अपना केमिस्ट्री का एक स्लोगन है, लेस इज द एनर्जी, यस, मोर इज द स्टेबिलिटी। सेम वे शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। तो मुझे था इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? डेफिनेटली ये वाला जो बॉन्ड होगा वो सबसे स्ट्रांग होगा। तो बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा? डेफिनेटली इट हैज टू बी ऑफ HF। तो ये बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा और ये बॉन्ड एनर्जी सबसे कम। इस वजह से आपको मैं बता दूं बच्चों, आप बोलोगे सर आप इतना एक्स्ट्रा बताते हो। आप जब आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, ध्यान देना, आयोनिक इक्विलिब्रियम, तब वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि हमको सिर्फ और सिर्फ 6 एसिड्स को स्ट्रॉन्ग मान के चलना है बच्चों। 6 एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहो तो आप मार्जिन पे लिख लेना। 6 ही एसिड है जो स्ट्रॉन्ग है बेटा। उसमें से पहला है HCl, HBr और HI। ये 3 तो याद कर लो, क्योंकि HF तो बेटा बहुत ही वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि इसकी बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो टूटेगा नहीं, आपको हाइड्रोजन देगा नहीं, तो इस वजह से उसको वीक एसिड मानेंगे अपन। HF इज अ वीक एसिड, यस, ठीक है। उसके बाद में HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और HClO4, HClO4 तो सबको पता है, यस इट इज द फादर ऑफ ऑल एसिड्स, करेक्ट। सब लोग बराबर से बोलते हो, ऐसा लगता है कि सब लोग मेरे सामने बैठे हो, मुझे ऐसा सुनाई देता है कि आपने HClO4 हाँ फादर ऑफ ऑल एसिड बोला। HClO4 इज नोन एज फादर ऑफ ऑल एसिड। तो ये 6 एसिड बच्चों आप लोग लिख लो मार्जिन में कहीं पे भी, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ अभी। ये ही 6 एसिड्स हमको याद रखने हैं पूरे के पूरे केमिस्ट्री में, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी एसिड आ जाए तो राम सर ने बताया था कि हाँ ये सब वीक एसिड है, तुम वीक एसिड हो, सब वीक एसिड के लिस्ट में जाओ, स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट में सिर्फ 6 ही एसिड याद रखने हैं अपने को। सबसे पहला कौन सा बच्चों? ऐसा नहीं मैं बोल रहा सबसे स्ट्रॉन्ग तो यही है, मैं तो बोल रहा 6 एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4 एंड HClO4 which is known as father of all acid। तो स्टूडेंट ये याद रखना है आपको, आगे हमको बहुत काम आएगा। तो ये वाला एग्जांपल आई थिंक सबको समझा। दिस इज एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। F2 Cl2 Br2 एंड I2, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। F2 की बात करें तो बच्चों सबसे पहले क्या होगा? F बॉन्ड F, Cl बॉन्ड Cl, यहाँ पे Br बॉन्ड Br और I बॉन्ड I होगा, करेक्ट है। तो सबको पता है बच्चों यहाँ पे कितने कितने 3-3 लोन पेयर होगा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबके ऊपर, ऐसे इस तरीके से। अभी जब तक मैं ये इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ आप लोग सोचिए किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा? अरे वाह, सोच भी लिया, आयोडीन का, करेक्ट। आयोडीन का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा?
फ्लोरीन का, एब्सोल्युटली करेक्ट, आप लोग ने सही सोचा है, ध्यान देना। अगर हम बात करें बच्चों, तो सबसे पहले ये जो है वो कौन से पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का, तो इसका 2p और इसका भी 2p होगा, 2p 2p ओवरलैप, दिस इज गोइंग टू बी 3p 3p, ये हो जाएगा 4p 4p, और ये हो जाएगा बच्चों 5p 5p। तो डेफिनेटली वन थिंग इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस दैट बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कौन सा होगा बच्चों, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी I2 की और F2 की सबसे कम, सो F2 लेस देन Cl2 लेस देन Br2 लेस देन I2 हो जाएगा, F2 लेस देन Cl2 लेस देन Br2 लेस देन I2 हो जाएगा। इज इट क्लियर, सबको समझा ना? ध्यान से सुनो बच्चों, अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर करूं पढ़ाई में, बॉन्ड स्ट्रेंथ का, किसका, बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे F2 greater than Cl2 greater than Br2 greater than I2, this is wrong। सर ऐसा क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बोला था कि एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसका एकदम सिंपल सा रीजन है बच्चों, इसको आप एक्सेप्शन भी बोल सकते हो, और इसका जो सही उत्तर है वो कुछ इस तरीके का है, Cl2 Br2 F2 एंड देन I2। बाप रे, F2 सीधा इधर आ गया सर, ऐसा क्यों बच्चों? इसका रीजन सुनो। अगर हम बात करें तो फ्लोरीन बहुत ही छोटा एटम है, फ्लोरीन इज अ वेरी स्मॉल एटम। रीजन सुनो, मैं रीजन भी लिख के दे देता हूं, फ्लोरीन वेरी स्मॉल एटम, ठीक है ना, एक तो बेटा इतना छोटा एटम है। रीजन सुनो बच्चों, एक तो बहुत ही छोटा एटम है, जब इन दो फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया तो बॉन्ड लेंथ भी बहुत कम है, तो ये एक ही जगह पे 6 इलेक्ट्रॉन, इधर से भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा 12 इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम एरिया में, 12 इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम एरिया में है। सो रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ही ज्यादा होता है, और इस वजह से जब आप बॉन्ड ब्रेक करने की बात करोगे तो बॉन्ड का ब्रेकिंग जो है वो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नाउ दिस ऑर्डर इज करेक्ट, बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में कोई फर्क नहीं आता है, रिपल्शन की वजह से थोड़ा ये लोग दूर चले जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्लोरीन से भी दूर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। बॉन्ड लेंथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है इसमें, ये ऑर्डर बराबर है, हाँ नो डाउट जितना होना चाहिए उससे ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ, बट ऐसा नहीं कि वो क्लोरीन से ज्यादा हो जाएगा, ऐसा मत करना। F और F के बीच में जितना बॉन्ड लेंथ होना चाहिए उससे वो थोड़ा ज्यादा होगा, बिकॉज रिपल्शन बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा दूर जाएगा, और जैसे थोड़ा दूर जाएगा बेटा वैसे क्या हो जाएगा, बॉन्ड की एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या हो जाएगी, कम। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इसको क्या रखिए, याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये P ब्लॉक में वापस आएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, और इसी के नक्शे कदम पे चलने वाला ये वाला, अगर मेरे पास में N और N ऐसा बॉन्ड है बच्चों, ठीक है, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है फास्फोरस, अगर मैं आपको पूछ लूं कि बताओ इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो इन दोनों में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए किसकी बच्चों, नाइट्रोजन की, पर होती है किसकी, इसकी। रीजन द सेम। उसके बाद में अगर हम बात करें नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन, अगर देखने जाए तो ऑक्सीजन के जस्ट नीचे कौन आता है बच्चों, सल्फर आता है, सल्फर आता है, ठीक है ना। अगर सल्फर आता है बच्चों तो बॉन्ड एनर्जी जो होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा किसकी हो जाएगी बच्चों, ऑक्सीजन बेटा क्या छोटा एटम है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इस वजह से रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इन सबके ऊपर देखो ना इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इनका एक्सपेक्टेड आंसर ये होना चाहिए उल्टा, पर होता ये है, और ये इस वजह से एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, न जाने कितनी बार, बट बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया बच्चों किस बॉन्ड के बारे में, सिग्मा बॉन्ड। एंड प्लीज स्टूडेंट, जब आप लोग इसको नोट्स में लिखोगे तो यहाँ पे जितने भी एक्सेप्शन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी एक्सेप्शन है
आप उसको रेड पेन से लिखना, ताकि जब आप नोट्स ओपन करो तो आपको पता चले, रिवीजन के टाइम पता चले यहाँ पे एक्सेप्शन है। वरना क्या होगा, आपको हर एक चीज, जब आप एक्सेप्शन का रिवीजन करने बैठो तो आपको ऐसा लगना चाहिए सब एक्सेप्शन एक कलर में लिखे हुए हैं, ठीक है। या फिर और अच्छा करना है, इफ यू हैव टाइम, इफ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड राइट नाउ एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम नीट एंड जेई, देन बेस्ट आप एक्सेप्शन का एक 100 पेज का नोटबुक ही बना दो, एग्जाम के एंड मोमेंट पे आपको रिवीजन में काम आएगा। क्योंकि मैंने देखा है हर साल कम से कम एक्सेप्शन एक्सेप्शन बेटा कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं पूरे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिला के, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों पाई बॉन्ड के बारे में, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये कौन सा बॉन्ड पढ़ लिया हमने, सिग्मा बॉन्ड, अभी पढ़ेंगे पाई बॉन्ड, ठीक है। ना इसमें बेटा दो केस याद रखना, इफ n क्या है, सेम है, इफ n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n का वैल्यू क्या है, सेम, देन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, n p पाई, n p पाई ग्रेटर देन n p पाई, n d पाई ग्रेटर देन n d पाई, n d पाई। ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये हमने पहले भी पढ़ा था। और अगर n का वैल्यू क्या है बेटा, डिफरेंट है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में याद रखना स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ n, स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ n, स्ट्रॉन्गर इज द पाई बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर इज द पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग पाई बॉन्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग पाई बॉन्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। एंड दिया हुआ है 2p पाई, 2p पाई, 3d पाई, 3d पाई। आप लोग बेटा इसको सॉल्व करना पहले, 2p पाई, 3d पाई, 3p पाई, 3p पाई, 3d पाई, 3p पाई, 3p पाई। ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिए बच्चों। तो आप लोग एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर इसको अटेम्प्ट करिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये कि जिसका n सबसे छोटा होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, करेक्ट। तो कैन वी से दैट यहाँ पे 2p पाई जो है, और यहाँ पे बाकी सब में ये देखो, इसमें भी डी पाई, इसमें भी डी पाई, इसमें भी डी पाई, इसमें पी पाई है। तो डेफिनेटली इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो सबसे पहले कौन सा आएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर में 2p पाई सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 2p पाई के बाद में डेफिनेटली ये 2p पाई है और ये 3p पाई है, ठीक है ना। भले वो 3p पाई है तो क्या हुआ, लेकिन ये 2p पाई तो है ना, वहां पे तो दोनों 3 है, ये पहले भी मैंने सिखाया। तो ये 2p पाई माइनस, सॉरी दैट इज 3d पाई बॉन्ड। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, अभी कौन सा बचेगा बच्चों, डेफिनेटली यही आएगा फिर तो। सो 3p पाई, ये भी हो गया। अभी बचा कौन सा, ये दोनों, बट ये वाला ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी वाइज, सो इट इज गोइंग टू बी 3p पाई 3d पाई which is greater than the last one 3d पाई। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, with the help of VBD we can compare bond length and bond strength, bond length and bond strength। इसमें bond length का ऑर्डर इसका एग्जैक्टली उल्टा होगा। खाली एक्सेप्शन के तौर पे बेटा एक तो ये याद रखना है और ये दोनों याद रखना है, ये बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा एप्लीकेशंस ऑफ VBD, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन आया है, कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, उसका रीजन। इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's start with the second application, existence and non-existence of molecule। कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे या कौन से नहीं करेंगे, इसके ऊपर भी बेटा इसने अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया था, और इसके ऊपर तो बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस के फॉर्म में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझा पाओ। पहला ही क्वेश्चन है कि N2 एग्जिस्ट, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन N exist as N2 but फॉस्फोरस जो है वो P2 के फॉर्म में, फॉस्फोरस जो होता है वो exist as P4 not P2। ऐसा क्यों, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की N2 की, तो बच्चों N2 में क्या होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N होगा और यहाँ पे एक लोन पेयर होता है ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबको पता होगा कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड तो एक ही है, और जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वो कितने बच्चों, 2 है। अब ये जो दोनों पाई बॉन्ड है वो कौन से टाइप के बच्चों, यस इट हैज टू बी 2p 2p ना, 2p पाई बोल सकते हो इसको। इज इट अ स्ट्रॉन्ग और वीक, यस कंपैरेटिवली, कंपेयर नॉट, डोंट कंपेयर विद सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, डोंट कंपेयर विद सिग्मा बॉन्ड। बट अगर मैं बात करूं P2 की, तो P2 में क्या होगा बच्चों, P ट्रिपल बॉन्ड P होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास, सॉरी फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर, इसमें भी बेटा सिग्मा बॉन्ड एक ही है, और पाई बॉन्ड की बात करें तो 2 होंगे, और ये जो 2 पाई बॉन्ड होंगे वो कौन से होंगे बच्चों, 3p पाई, 3p पाई, बिकॉज फॉस्फोरस बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर 3। सो कंपैरेटिवली मुझे बता बेटा ये क्या है, वीक है ना, इस वजह से बेटा फॉस्फोरस है वो P2 के फॉर्म में एग्जिस्ट न करते हुए इट एग्जिस्ट एज P4। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, बिकॉज इसका 3p पाई, एमसीक्यूज में यही टिप करना है बच्चों आपको, 3p पाई इज अ वीक बॉन्ड एंड इट कैन नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये बड़ा एटम हो गया बेटा और ये बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इस वजह से फॉस्फोरस जो है वो P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर, अभी आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, ये याद ही रखना है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पी ब्लॉक में भी वापस आएगा, इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है बच्चों ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस जो है, आप अगर इसका रियल स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है ना, तो इसमें एक भी आपको पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा होगा, देख लो, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड बनाता ही नहीं है, पाई बॉन्ड बनाएगा नहीं, किसके साथ, दूसरे फॉस्फोरस के साथ। क्यों, क्योंकि वो बेटा वीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इस वजह से बेटा नाइट्रोजन तो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट फॉस्फोरस P2 के फॉर्म में एग्जिस्ट न करते हुए किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 के फॉर्म में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2, सल्फर जो होता है इट एग्जिस्ट एज S8। सल्फर बेटा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S8 में एग्जिस्ट करता है, H2 में नहीं, एग्जिस्ट एट S8 एंड नॉट H2। H2 में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा अनस्टेबल है। ऐसा क्यों, लेकिन तो उसका रीजन है, सबको पता है O2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऐसे 2 लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1, और पाई बॉन्ड कितना है, 1, और वो जो पाई बॉन्ड बना है वो कौन सा है बच्चों, 2p पाई 2p पाई, जो कि वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है ना, ये क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग है। जबकि अगर मैं बात करूं सल्फर की, तो सल्फर बेटा ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि सल्फर में वापस से सेम प्रॉब्लम हो जाएगी, ये जो पाई बॉन्ड, ये तो सिग्मा बॉन्ड है, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये कौन सा पाई बॉन्ड है, 3p पाई 3p पाई जो कि बेटा वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है। इस वजह से वो
इस फॉर्म में एग्जिस्ट ना करते हुए S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो JEE 2020 में पूछा गया था, JEE 2020 में पूछा गया था। और इसका स्ट्रक्चर आपको वापस से याद रखना है क्योंकि ये पी ब्लॉक में वापस आएगा इस तरीके से। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ S8। और हर सल्फर के पास कितने लोन पेयर होंगे बच्चों? दो दो क्या होंगे? लोन पेयर। तो आपको लगता है ये क्राउन के शेप में बेटा, ताज, ताज हिंदी में बोलूँ तो ताज, इंग्लिश में बोलेंगे तो क्राउन, इसके लिए इसको क्राउन सल्फर बोलते हैं। सर वो जेई का क्वेश्चन क्या था? मेरे नोट्स में से था सर, बट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था बेटा कि S8 में कितने लोन पेयर है, लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर, सो हर एक सल्फर के ऊपर 2 लोन पेयर है, तो 8 2 जा 16 लोन पेयर, खत्म। इतना सिंपल क्वेश्चन आया था बेटा एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, PCl5 exists but NCl5 does not exist. NCl5 does not exist. Now students, अगर क्वेश्चन पूछा है कि PCl5 एग्जिस्ट होता है और NCl5 एग्जिस्ट नहीं होता है, तो इसका रीजन क्या होगा, इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे फास्फोरस का कौन सा ऑक्टेट है बच्चों? सर एक्सपांडेड ऑक्टेट है, एक्सपांडेड ऑक्टेट है, ठीक है। एंड फास्फोरस जो है इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। तो इफ इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, it has vacant d orbital, and vacant d orbital होने की वजह से it can expand octet। बट अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो बेटा यहाँ पे does not exist, इसका रीजन क्या है? नाइट्रोजन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। नाइट्रोजन किस पीरियड से बिलोंग करता है? सेकेंड पीरियड से। और सेकेंड पीरियड वाला एलिमेंट मतलब 2D करके तो ऑर्बिटल होता नहीं है बच्चों, सो नो वेकेंट डी ऑर्बिटल, और इसके पास इसका डी ऑर्बिटल नहीं है, तो कैन और कैन नॉट एक्सपांड ऑक्टेट, एक्सपांड नहीं कर सकता अपना ऑक्टेट का बेटा, ऑक्टेट को ये एक्सपांड नहीं कर सकता। तो अगर ये ऑक्टेट को एक्सपांड नहीं कर सकता, so therefore NCl5 does not exist। तो एग्जाम में क्या टिक करना है? नो वेकेंट डी ऑर्बिटल। और दूसरी बात बच्चों, ये सबको पता है कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है? मैक्सिमम कोवैलेंसी इज इक्वल टू 4। मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है बच्चों नाइट्रोजन का। 5 बॉन्ड कैसे बनेगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5 and that is in HNO3। तो मैंने पहले भी बहुत बार बोला है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर का और कोवैलेंसी का कोई ऐसा लेना देना नहीं है कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना उसको बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसका एक आपको बहुत ही प्यारा एग्जांपल दूं अगर मैं, आपकी आंखें खुल जाएगी इससे। और तो ये है बेटा कार्बन का क्वेश्चन के फॉर्म में मेरे पास में CH4 है, CH3Cl है, CH2Cl2 है, CHCl3 है, ठीक है, और एक CCl4 है। सब लोगों को एक काम देता हूँ, सब लोग मुझे बताएंगे कोवैलेंसी कितना है कार्बन का, मतलब कार्बन ने कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाए और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन निकालना है। यहाँ से शुरू करते हैं वहां तक, सब एलिमेंट्स में, सब में आपको कार्बन का कोवैलेंसी निकालना है। इसमें कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, सब में 4 बॉन्ड बनाए। ऑक्सीडेशन नंबर देखने जाए तो इसमें -4 है और इसमें +4 है। -4 है, +4 है, आपको मैंने रेडॉक्स में सिखाया है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया है बेटा। इसकी बात करें तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, इसमें तो 0 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? 0, और इसमें क्या आ जाएगा? +2 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? +2। तो कैन वी से दैट यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी गड़बड़ करते हमने,
सो -4 -2 करेक्ट, 0 +2 +4। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है, तो क्या इसका मतलब कार्बन ने बॉन्ड ही नहीं बनाया है? ऐसा तो है नहीं बेटा, इसने तो 4 बॉन्ड बनाए बेटा। तो अगेन आई एम सेइंग, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर और कोवैलेंसी का आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। अगर आपके मन में ऐसा डाउट आ रहा है तो ये दो एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, SF6 exist but OF6 does not exist, ऐसा क्यों? ठीक है, तो वापस से मुझे तो ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर आता है बच्चों, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। इसका आंसर वापस से इसके पास में वेकेंट डैश ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल, और इसके पास में नो वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। बाकी की पूरी स्टोरी जो मैंने देखो यहाँ पे बताया था वही है सेम, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। वैसे एक और क्वेश्चन है, फिर हम लोग लिमिटेशन स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा एडजस्ट करके मैं लिख रहा हूँ। I3 माइनस Br3 माइनस Cl3 माइनस एग्जिस्ट, F3 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट, DNE का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। F3 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो बेटा ऐसा क्यों? इसका भी रीजन सेम है बेटा, डोंट वेस्ट योर टाइम। इन सबके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है और F3 माइनस के पास में, मतलब सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होने की वजह से इनके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इस वजह से बेटा ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल का होना बहुत सारे कंपाउंड के एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और इस वजह से बेटा बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आखिरकार हम लोग इसको अभी देखेंगे कि क्यों ये थ्योरी फेल हो गया, इसके फेलियर के रीजन क्या है, सो दैट वी कैन नेक्स्ट लेक्चर ऑन जंप ऑन टू हाइब्रिडाइजेशन। Okay students, so let's move to the last topic for this lecture, limitations of valence bond theory। valence bond theory फेल क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है? तो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो थ्योरी है वो मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। VBD could not explain geometry of the molecules। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। लाइक अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे कि व्हाई मीथेन इज टेट्राहेड्रल, मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान देना कि मीथेन टेट्राहेड्रल होता है, अमोनिया जो होता है वो पिरामिडल शेप का होता है। ये सब आपको ज्योमेट्री और शेप्स बेटा आगे के लेक्चर्स में आएगा हाइब्रिडाइजेशन में, डोंट वरी। जैसे अगर मैं बात करूं BeCl2 की, तो BeCl2 बच्चों लीनियर होता है। ये सब जो है ये आपको VBD ने बताया ही नहीं, और ये एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया। अभी जैसे इसमें से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, CH4 मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें तो जब मैंने आपको IUPAC का फर्स्ट लेक्चर सिखाया था, तब से हम लोग बोलते हैं कि मीथेन जो होता है बेटा वो टेट्राहेड्रल शेप में होता है, इस शेप में देखो, दिस इज मीथेन, राइट। तो ये तो बेटा टेट्राहेड्रल शेप में है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, ठीक है। ये चीज बेटा हम लोगों को इसने बताई नहीं थी, अपने साथ गलत किया कि नहीं किया इसने, इसके लिए हम लोग इस थ्योरी को क्या बोलेंगे, ये तो थ्योरी क्या है बेटा, इनवैलिड है और इनकम्प्लीट है। अगर हम बात करें कैसे नहीं पता है, मैं बताता हूँ कैसे लिखा। अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो कहने से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2। बच्चों ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखना, इट इज 2p2, करेक्ट है। तो कहने से बच्चों वैलेंस शेल कौन सा है, वैलेंस शेल, सर वैलेंस शेल यही है, यही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कैन वी से दैट इसका जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट मतलब नेचुरल स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये 2s है और ये क्या है बच्चों 2p है, आराम से, ठीक है, 2s एंड 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी मुझे बताओ
चारों के चारों कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन, जिसमें मीथेन में, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए बच्चों। तो कहने से यहाँ पे तो 2 ही वेकेंट ऑर्बिटल है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे एक बार इसका एक्साइटेड स्टेट करवाएंगे। चलिए एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, जिसमें हम लोग मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है कार्बन सेंट्रल एटम, इसको थोड़ा सा एनर्जी देंगे ताकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से जंप होके यहाँ पे चला जाए। ठीक है, तो यहां से यहाँ पे आ गया बच्चों, ये 2p हो गया और ये 2s हो गया। अभी इस दौरान उसके अपना स्पिन चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो इधर पेयरिंग हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो मतलब ही क्या है, फिर इधर बैठे थे उधर गए, तो ये स्पिन का चेंज हो जाएगा बेटा। ठीक है, अभी आप बताओ यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 4 हो गए कि नहीं हो गए? यस, तो 4 अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी दी इसी वजह से ना बेटा कि एक्साइट हो जाए, स्पिन चेंज हो जाए। तो अगर एनर्जी बेटा हम लोग ने इस वजह से दी कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इधर आ जाए, तो मुझे एक बात बताओ, अभी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। इन चारों के साथ 4 हाइड्रोजन आएंगे बेटा। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? इट इज 1, सो इट इज 1s1। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आएंगे बच्चों, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर से वो अपने साथ में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन लेके आएगा 1s1 वाला। उसके बाद में यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन और आएंगे, तीनों के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, सबके सब 1s1 ही होंगे। तो आप बताओ, ये इसके साथ ओवरलैप होगा, ये भाई साहब इसके साथ ओवरलैप होंगे इस तरीके से, बराबर है। तो क्या मिल जाता है, इसका नाम में 2px, इसको px, इसको py और इसको pz दे सकता हूँ। यस, तो कैन वी से दैट px py pz, तो हर एक एंगल बेटा एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे होंगे। तो अगर 90 डिग्री पे होंगे तो बेटा इसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होना चाहिए अकॉर्डिंग टू VBT। अकॉर्डिंग टू VBT बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो कार्बन जो होगा, ठीक है, उसने टोटल कितने बॉन्ड बनाए बच्चों? सर 4 बॉन्ड बनाए अकॉर्डिंग टू VBT, एंड अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हम लोग बोलेंगे इसने कितने बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड बनाए। अभी चारों बॉन्ड क्या सेम टाइप के हैं क्या बच्चों? नहीं सर, सेम टाइप के कैसे हो जाएंगे बच्चों? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बच्चों ये वाला जो बॉन्ड है ये S और S ओवरलैपिंग से बना है। थोड़ा ध्यान दो उधर, थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, क्या ये S और S बॉन्ड से बना है? ये देखो, ये मैंने थोड़ा ग्रीन कलर दिखाया, आई डोंट नो वीडियो में आपको दिखेगा कि नहीं, आप लोग इसको कलर अलग देना है इसको। अगर मैं पूछूं आपको कि यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन समझो फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। पहली बात तो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये वाला जो है वो किस ओवरलैप से बना है? SP ओवरलैप से, सॉरी S और S ओवरलैप से बना है। तो यहाँ पे SS ओवरलैप लिखूंगा। ये वाला देखो P है और इसका S है, तो यहाँ पे मैं इसको SP नाम दे सकता हूँ, इसको भी SP नाम दे सकता हूँ। यही एंट्रेंस में पूछा गया था, SP नाम दे सकता हूँ। तो आउट ऑफ 4 CH बॉन्ड्स, आउट ऑफ 4 CH bonds, 3 CH bonds are because of SP and 1 CH bond is because of SS. So इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ये कंपैरेटिवली क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए बच्चों। इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू VBT आउट ऑफ 4 CH bonds 3 are SP and 1 is CH bond। तो आप मुझे बताओ रियलिटी में क्या है? इन रियलिटी क्या है? रियलिटी में तो बेटा पहली बात तो ये है कि मीथेन जो है वो कौन से शेप वाला है मॉलिक्यूल बेटा? कौन से शेप वाला है? सर वो टेट्राहेड्रल है, बराबर, टेट्राहेड्रल शेप है इसका। दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। देखो यहाँ पे ये दोनों प्लेन में समझो, ये दोनों क्या है बेटा? प्लेन में है। दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, दिस इज गोइंग इनटू द प्लेन। ये देखो, दिस इज, दीस टू आर इन प्लेन, ये और ये, दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन और ये प्लेन के अंदर जा रहा है। तो अगर ये ऐसी बात है तो कहने से ये तो नॉर्मल है डैश और ये वेज है। इसको बोले हम लोग ने IUPAC में पढ़ा है बच्चों सब,
तो आप मुझे बताओ, ये चारों के चारों बॉन्ड, बट इन रियलिटी ऑल 4 CH bonds आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब लेंथ वाइज भी, बॉन्ड लेंथ वाइज भी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ वाइज भी। तो इसका मतलब तो बेटा ये तो गलत बोल रहे हैं फिर। दूसरी बात, ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, जबकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो बोल रहा है बच्चों कितना 90 डिग्रीज, जो गलत है कि सही है बेटा? गलत है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल, जैसे मैंने CH4 का एग्जांपल दिया, पिरामिडल होगा, BeCl2 लीनियर होगा, इन सब के बारे में, शेप्स के बारे में इसने कुछ बोला ही नहीं, ज्योमेट्री के बारे में कुछ बताया ही नहीं डिटेल में। और इस वजह से बच्चा हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ये वाली थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई, ठीक है। और इस वजह से हमको नए थ्योरी की जरूरत पड़ेगी एंड दैट वाज हाइब्रिडाइजेशन। अभी मन में एक क्वेश्चन आता है, हाइब्रिडाइजेशन, ये तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर में जस्ट इंट्रोडक्शन देके छोड़ दूंगा, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि यार हाइब्रिडाइजेशन को क्या सपना आया होगा, उसने क्या सोचा होगा कि मैं ये थ्योरी बनाऊं, ऐसा क्यों उसके दिमाग में है? आपको पता है ऐसा क्यों? उसको एक बात पता थी कि VBT अभी फेल होने के कगार पे। सर क्यों? क्योंकि सब लोग चिल्लाने लगे अरे मीथेन के अंदर तो तुम्हारे हिसाब से तो ये आना चाहिए, जबकि रियलिटी में तो ये है। एक स्मार्ट बंदा क्या करता है पता है? रियलिटी को ऑब्जर्व करेगा, गलती को पहचानेगा, ठीक है। रियलिटी को उसने ऑब्जर्व कर लिया, यार चारों बॉन्ड सेम है यार चारों बॉन्ड क्या है? सेम है। और VBT बेचारा, हिटलर एंड लंदन, पॉलिंग एंड स्लेटर, सब लोगों की मेहनत पे पानी फेर दिया इसने हाइब्रिडाइजेशन ने। कैसे बताओ? उसने क्या बोला कि अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे, दिमाग लगाओ बच्चों, दिमाग लगाते हैं, कंसेप्ट है मस्त इंटरेस्टिंग है। अगर कार्बन चारों बॉन्ड सेम लेंथ वाला बना रहा है, सेम लेंथ वाला बना रहा है, सबकी एनर्जी भी सबकी सेम है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बॉन्ड बनने के पहले गड़बड़ हुआ है। बॉन्ड बनने के पहले गड़बड़ हुआ है। कार्बन ने अंदर ही अंदर अंडरस्टैंडिंग कर ली, इन चारों ने मिलके, कि बॉन्ड बनाएंगे तो सब एक जैसा बनाएंगे, सब सेम लेंथ वाला बनाएंगे, सब सेम स्ट्रेंथ वाला बनाएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग होगी बेटा बारात आने से पहले। बाराती है देखो ये बेटा, दूल्हे, बराबर है तो कार्बन ने कुछ दिमाग लगाया, कार्बन ने बोला कि मैं ये जो चारों कार्बन है, चारों इलेक्ट्रॉन है, मेरे लिए तो सबके सब इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, सबकी शादी एक जैसी होनी चाहिए, क्यों मैं उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को कम करूं, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, किसकी बॉन्ड लेंथ कम करूं, इसकी क्यों करूं ज्यादा बॉन्ड लेंथ, उसका लेना देना था ही नहीं। उसने क्या किया पता है? दिमाग लगाया कि जब ये चारों दूल्हे आएंगे शादी करने, तब बेटा मैं इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को पहले मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग कर लूंगा। सर ये मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग का मतलब, आप लोग ने नाम सुना है हाइब्रिड? देखो थोड़ा थोड़ा आपको एक हल्का सा मैंने ट्रिक दे दिया हाइब्रिड, आप लोग ने बायो में सुना होगा हाइब्रिड मतलब मिक्सचर। तो स्टूडेंट सेम में जब बॉन्ड बनने वाले होते हैं उसके पहले ये चारों के चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और 4 नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अभी ये कैसे होता है? और चारों के चारों जो नए बनते हैं उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है। दूसरी बात, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने के बाद उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, शेप होता है, ज्योमेट्री होता है। और ये सब के सब किसने बताए थे? हाइब्रिडाइजेशन। सो नाम में ही हाइब्रिडाइजेशन है। VBT के तुरंत फेल होने के बाद उसने सोचा हाइब्रिडाइजेशन में कि ये मॉलिक्यूल के अंदर चारों के चारों बॉन्ड लेंथ सेम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, एकदम परफेक्ट ज्योमेट्री वाला है। तो ये सब लाने के लिए तो पक्का कुछ ना कुछ तो इन चारों ने बॉन्ड बनाने के पहले कुछ किया होगा। तो ये मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग से हुआ है। इसका मतलब 101% बॉन्ड बनने से पहले क्या हुआ है? सब मिक्स हुए और 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। मिक्सिंग से जो ऑर्बिटल बनेंगे उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद ही ओवरलैपिंग होगी। तो ये चीज जो है मैंने अभी जो लास्ट के 5 मिनट बोलिए बच्चों, इसके बारे में चिंता मत करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं हाइब्रिडाइजेशन की शुरुआत ही इसी से करने वाला हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ VBT पढ़ा, दैट इज फर्स्ट वन कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ, दूसरा एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, एंड देन वी स्टार्टेड विद द लिमिटेशंस ऑफ VBT। तो VBT हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था जैसे जैसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में आगे बढ़ेंगे, एक्सेप्शंस नाम की चीजें गायब हो जाएगी बेटा। आज भी इतने सारे लेक्चर्स के बाद
12th लेक्चर के बाद आज कोई पहला एक्सेप्शन आया है बेटा, ठीक है, तो याद रखना ये एक्सेप्शन के तौर पे। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद हाइब्रिडाइजेशन। इस लेक्चर के एंड में आपको एक पीडीएफ दिया गया है, यस एक पीडीएफ दिया गया है जिसमें क्वेश्चन सिर्फ वीबीडी के ऊपर है। तो वीबीडी के ऊपर क्वेश्चन जो है वो लेक्चर नंबर 16, 17 और 18 के होंगे बच्चों। अगेन आई रिपीट, लेक्चर नंबर 16, 17 और 18, क्योंकि 3 लेक्चर से हम लोग वीबीडी पढ़ रहे हैं। तो 16, 17, 18 के लेक्चर्स के क्वेश्चंस मैंने वीबीडी के आज के लेक्चर के एंड में पीडीएफ के फॉर्म में दिए। So we'll meet in the next lecture with the introduction of new theory, that is hybridization. Till then, thank you students, take care.